नशा। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। पहले किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर का दिन तय किया गया था, लेकिन ठंड और कोरोना के खतरे को देखते हुए आज ही किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है और इस बीच सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण जारी है। और यहाँ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान आज लगातार छठे दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी आज छठवां दिन है उनके विरोध प्रदर्शन का। और उसको देखते हुए सरकार भी अब ये चाह रही है कि जल्द से जल्द इनसे बात हो, क्योंकि एक खतरा जिसके चलते ही इनको परमिशन नहीं मिली थी कोरोना का, वो बना हुआ है। साथ ही साथ ठंड भी अब बढ़ रही है। किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें। और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ हैं, टिकरी बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, बुराड़ी बॉर्डर से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं। टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। दीपक, जरा सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से हालात दिखाइए। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूँ। टिकरी बॉर्डर पर किसान जो है यहाँ से पीछे पूरी तरह से कई दिनों से, लगभग आज छठा दिन है उनके आंदोलन का, और आप देख सकते हैं किसानों की भारी भीड़ यहाँ पर है। और जो किसानों के 3 बिल हैं उसको लेकर यहाँ पर आए हैं और उसके विरोध में यहाँ पर है। कुछ लोग हमारे साथ किसान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज बातचीत के लिए 3 बजे का रास्ता किया गया है कि सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत होगी, तो आपको क्या लगता है कि इस बातचीत से सफल परिणाम आने की उम्मीद है? मैं नरेंद्र सिंह धोला, प्रांतीय सचिव भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल, यहाँ दिल्ली में जो हमारी एजिटेशन चल रही है उससे बोल रहा हूँ। हमें पता चला है कि जो पंजाब केंद्र की सरकार है उसके साथ जथेबंदियों की मीटिंग हो रही है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो सरकार है वो किसानों की भावनाओं को समझते हुए जो एजिटेशन है इसको समाप्त करने लिए जो किसानों की मांगे हैं उन पर पूरी तरह से गौर करके उसको मंजूरी देगी, क्योंकि जो 3 कानून खेती विरोधी बने हैं अगर वो लागू हो जाते हैं तो सारा ही जो किसानी का काम है वो खत्म हो जाएगा। और अब ये किसान का मुद्दा नहीं रहा, ना पंजाब का रहा, ना हरियाणा का रहा, ना भारत का। ये तो वर्ल्ड लेवल पर जो किसानी की समस्या है इसका समाधान करने के सारे ही लोग सोचते हैं कि इसका कोई हल निकलना चाहिए। 11 बजे भी आपकी सिंगू बॉर्डर पर भी किसान नेताओं की मीटिंग है, आपस में रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि किस तरह के सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, किस तरह की बात अपनी रखी जाएगी, क्या आप लोगों को जानकारी? जो रूटीन में हमारी जथेबंदियों को जो सूबाई आगू हैं उनकी मीटिंग होती है, उसमें आज वो एजेंडा विचारा जाएगा कि जो हमारी केंद्र सरकार के साथ मीटिंग है उसमें क्या क्या एजेंडे रखे जाएंगे। वो सारे एजेंडे की लिस्ट बना के सरकार को दी जाएगी। पहले तो अमित शाह जी ने एक संदेशा भेजा था कि हमारे साथ मीटिंग करो, पर उसने शर्त लगा दी कि जो निरंकारी ग्राउंड में उसमें आओ। हमारे जो प्रधान हैं उन्होंने जवाब दे दिया कि हम शर्तों के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। अब इन्होंने बगैर शर्त मीटिंग का सद्दा दिया है। सो हमारे किसान उस पर विचार करके 11 बजे जो मीटिंग है उसमें एजेंडे तय करके सरकार के पास रखेंगे। आप लोगों की उम्मीद है कि आज जो है बातचीत का रास्ता काफी कुछ अच्छा संदेश लाएगा, क्योंकि आज छठा दिन आप लोगों के आंदोलन? देखो, उम्मीद के सहारे ही संसार चलता है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि अगर सरकार ये चाहती है कि जो किसान है इसका भला हो तो उसके जो 3 कानून है विरोध में बने खेती के उसको हल करने के लिए सरकार सहयोग दे। वो किसान जो बातचीत है उसके रास्ते से किसान कभी दूर नहीं जाते। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। सरकार, एक सवाल मेरा ये पूछना चाहूँगा कि सरकार जब भी कोई विधेयक किसानों के हितों के लिए बनाती है, चाहे वो ये बना हुआ है 3 जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर भी सरकार ने सभी पक्षों की राय मानकर इस तरह का विधेयक पास किया था। कहाँ पर आपको लूप होल लगता है, कहाँ पर गलती लगती है? जो आप सरकार ने तो हमारी राय ली नहीं, सरकार ने तो जो पार्लियामेंट में राय लीजिए थे वो भी नहीं ली, वो अपने वहाँ से जैसनो करा के पास कर दिया। ये कोई लोकतांत्रिक जो देश है ना उसमें ऐसे कानून कभी नहीं पास किया जाता। इन्होंने तो कोरोना का सहारा लेके जो किसान है वो अंदर घरों में बंद किए हुए हैं,
जो भी तीन कानून ही, इसके अलावा और भी कानून ऐसे पास कर दिए कि जो सभी के लिए बड़े खतरनाक होंगे। इन्होंने किसी का ये राय मशवरा नहीं लिया है। तो आज 3 बजे की मीटिंग जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, आप सभी किसानों की निगाहें हैं, सरकार भी चाहती है, इसलिए बातचीत का रास्ता आज निकल कर आएगा। आप लोगों को उम्मीद है? नहीं, हमें तो पूर्ण उम्मीद है कि जो सरकार है किसानी मुद्दों को धैर्य से विचार के जो किसानों के पक्ष की बात है वो करेगी, हमें पूर्ण उम्मीद है। तो उसके बाद आप लोग धरना अनशन आंदोलन जो है वो खत्म कर, अगर जो हमारी किसानों की मांग के अनुसार फैसला होता है तो समाप्त किया जाएगा। अगर किसानों की जो मांग है वो सरकार पूरी नहीं करेगी तो हम यहीं पर डटे रहेंगे। और हमारा एक बात है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन 2 महीनों से किया है और अब भी शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन करेंगे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए किसानों की तरफ से ये बोल रहे थे, उनका साफ कहना है कि आज अगर बातचीत होती है तो वो भी चाहते हैं कि अच्छी तरह से सरकार से बातचीत हो जाए, जिससे ये जो आंदोलन है उसको खत्म किया जा सके, नहीं तो आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। जी ठीक है, आप दीपक रहिए हमारे साथ। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कृषि कानून और एमएसपी के नाम पर विरोधी किसानों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए फायदा होगा ये कहा। पीएम मोदी ने कहा कि अब किसानों के लिए गंगा जल जैसी नियत से काम हो रहा है। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चंदन, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर क्या हालात हैं, किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, देखिए सबसे पहले बताऊं कि छठे दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पे जो है किसान यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। कुछ किसान नेता पहुंचे हुए हैं जो सरकार की तरफ से जो न्योता मिला बातचीत के लिए उस पर रिएक्शन देंगे। सबसे पहले आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। राजपाल जी, ये बताइए कि कृषि मंत्री ने आप लोगों को बातचीत के लिए न्योता दिया है, क्या आप लोग बातचीत में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। जब यही सारा रास्ता खुलता है, बिना बात के तो कोई रास्ता बनता ही नहीं है। बात ही एक तरीका है, बात एक माध्यम है जिससे गुत्थी सुलझ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग किसानों के कई संगठन हैं, आप लोगों ने आपस में बातचीत की है कि सरकार के न्योते पर कैसे आगे बढ़ना है? अरे समझता हूँ एकजुट हैं, पूरा देश आज की स्थिति में एकजुट है। बातचीत अलग से थोड़ी करनी है, हम सब मैदान में आ चुके हैं। हम कहीं है वो कहीं है, वो कहीं है, बात तो करनी पड़ेगी। वो चलिए अर्पिता, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। किसान नेता जो है अब चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ के बात करें और बातचीत से ही मसले का समाधान होगा। लेकिन एक बात तय है कि इन किसानों का कहना है कि बातचीत के लिए कोई शर्त ना रखी जाए, बिना शर्त के बातचीत हो और आगे बढ़े तभी रास्ता इसका निकलेगा। जिस तरह से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं वो खत्म होगा, इनकी समस्या भी सुनी जाएगी। ठीक है चंदन, रहिए आप हमारे साथ। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल दिल्ली किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल सिंधु बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंधु बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी और उसी दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग किया था और इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी थी। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, फिलहाल जल्दी से तस्वीरें वहां से दिखाइए और क्या किसान वहां पर तैयार हैं बातचीत के लिए? उनका कोई संगठन भी?
तस्वीरें अर्पिता सिंगू वर्ल्ड के आपको दिखा लेते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने लीडर का, क्योंकि जो तमाम लीडर्स हैं वो एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग यहाँ से काफ़ी दूरी पर रखी गई है ताकि वहाँ पर कोई पहुँच न सके, मीडिया से कोई लोग वहाँ पर पहुँच न सके। उस मीटिंग में दरअसल ये तय होना है कि आज जो 3 बजे कृषि मंत्री ने मीटिंग बुलाई है उसमें किसान नेता पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। अगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या क्या मांगे किस तरीके से रखी जाएंगी, इस बात को लेकर ये मीटिंग चल रही है। करीबन 11 बजे का वक्त बताया गया है जब ये किसान नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से अनाउंस करेंगे कि उनका आगे की क्या रणनीति होगी और आज की मीटिंग को लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। सर, आज सरकार ने बुलाया है बातचीत के लिए, जाएंगे? किसान को बुलाया है बातचीत के लिए, जाएंगे? सरकार बोल रही है आज मीटिंग के लिए, जाएंगे? वो तो जो हमारी कमेटी उनको पता है, अभी तक कुछ नहीं बताया नेता ने। ना हाल नहीं कोई पता है। आप जाएंगे बात करने के लिए? सरकार कह रही है बात कीजिए जी, किसानों को बात करने के लिए बुलाया है। क्या कहना चाहते हो? किसानों को बुलाया है, जाएंगे बात करने के लिए? बात करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार ने बुलाया कर। हाँ, बात कर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। बात नाल ही ते मसला हल होंगे। बात करांगे तो चंगे लगेगी तो करांगे, नहीं चंगे लगे तो आवांगे, बात करांगे। मोदी जी को सियाना बनना चाहिए, किसानों की जो होनी चाहिए। सरकार लगातार कह रही है बात करने के लिए आई है, आप बात करने जाएंगे? होनी चाहिए, जाएंगे? नेताओं ने फैसला नहीं लिया? जाएंगे। मोदी तो बोलता बहुत अच्छा है, कानून रोज स्टेटमेंट देता है, बात क्या करेंगे? वो तो बोला नहीं है कि एक दिन भी हम विचार करेंगे, एक महीने। तो ये तमाम लोग हैं जो कि अपने नेताओं के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा, बात करने के लिए सरकार तैयार है, जाएंगे बात करने के लिए आपके नेता लोग? हाँ, बात करने जाएंगे, जो किसानों के हित के होगी उसके साथ बात करेंगे। इसी जो जाति समस्या है, मुड़ तो मुड़ इन्होंने साढ़े बहुत ही ठगी चोरी करी है। कोविड-19 के साथ ठगी मार करने के लिए तैयार है। आप लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं? हाँ, सरकारों से बात करने के लिए तैयार हैं? बात जथे जड़ियां 30 जथेबंदियां ने साडियां ओही फैसला लेणगियां जो भी करनगियां। ठीक है दीपक, मैं आ रही हूँ आपके पास। जल्दी से जावेद का भी रुख कर लेती हूँ, उनके पास भी कोई अपडेट है? जावेद। देखिए, बुराड़ी ग्राउंड में हम मौजूद हैं। अर्पिता, पहले बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीर हम आपको दिखाएं जहां पंजाब से आए हुए किसान किस तरह से अपनी जो है देखिए लंगर यहां लगातार इसी तरह से चलता है और देखिए ट्रॉली पर किस तरह से वो रात गुजारते हैं वो भी एक देख लीजिए। और आज जो मीटिंग है उस पर भी हम किसानों से बात करेंगे कि किस दृष्टिकोण से आज बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी, क्या एजेंडा रहेगा। बिंदर सिंह है जो कि बुराड़ी में लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को। सर, 3 बजे मीटिंग होनी है, क्या बातचीत के लिए जाएंगे और क्या बात करेंगे? उसको लेटर हमारी हाईकमांड को लेटर आया होगा सरकार का, तो जरूर आएंगे। जब वैसे कोई बुलावा हो तो वो इग्नोर करेंगे, क्यों पहले भी ऐसे हुआ। एक बार वैसे बुलावा आया, जब लेटर आएगा बढ़िया तरीके से तो बातचीत तो मेज पर बैठ के होगी ना। तो कहा जा रहा है कि 3 बजे बात होगी। अगर बातचीत के लिए जाएंगे तो क्या क्या बातचीत में मुद्दे होंगे, क्या कहेंगे? मुद्दे तो पहले भी बताया है, इसके मंत्रियों के साथ मीटिंग हो चुकी है, सब मुद्दा बता दिया। ऐसे ऑर्डिनेंस को रद्द करने का मुद्दा बताया जा चुका है और उसको इसका जो नुकसान होना है किसानों को भी बताया जा चुका है। और उसके जो इनके जो मंत्री पहले कोई जवाब नहीं दे पाए थे, अभी तो कोई और बचाने की तो बात नहीं है। जे अभी भी सरकार समझाने की बात करेगी और अच्छा है तो बात नहीं बनेगी। ये तो इसको रद्द करने का ही है, रद्द करने की मांग। कल भी पीएम ने कहा था कि बिल जो कानून है वो अच्छे हैं, किसानों को अवसर प्राप्त होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? वही तो बात है जो लाखों लोग हैं ये मूर्ख हैं। प्रधानमंत्री वही ठीक है, वो जो वही बात बार बार सीधी मांग आप कर रहे हैं। आज तो वो बात करने की इनका मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री अब भी वही बात करी, अच्छे है तो लाखों लोग जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, उसके में बैठने का क्या मतलब है? तो ऑर्डिनेंस रद्द किए जाए, यही तो हमारी आखिरी है मांग है जो है। ऑर्डिनेंस रद्द किए जाए। आप बताइए कि यहाँ पर किस तरह से आपका प्रोटेस्ट अब आगे बढ़ेगा? प्रोटेस्ट बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ मोटरसाइकिलों ਤੇ कारां ਤੇ जथे पिछों वापस लोग जुड़ रहे। देखिए, यही यहाँ पर जो बुराड़ी में किसान बैठे हैं, इनका कहना है कि सिर्फ एक मांग है, जो ये कानून है इसको रद्द किया जाए। सरकार समझाने की
पहले भी कोशिश कर रही थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और अंतिम जो निर्णय है, जो कमेटी है जो सिंघू बॉर्डर पर बैठी है, वहाँ से तय किया जाएगा कि किन एजेंडे के साथ बातचीत सरकार के साथ होगी। लेकिन अभी भी आज छठा दिन है अर्पिता, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे गाजीपुर सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर या बुराड़ी। तो ये है अभी गतिरोध, हम कह सकते हैं कि बरकरार ही है जब तक कि बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार नहीं बैठ जाते। अर्पिता, बिल्कुल जावेद, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से किसानों को संदेश दिया, खासतौर पर उन किसानों को जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। पीएम ने ऐसे कानून किसानों की न सिर्फ शंकाएं दूर की, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि ये कानून कैसे उनकी जिंदगी को बदल देगा। इसके साथ ही पीएम ने कृषि कानूनों पर किसानों में भ्रम फैला रहे लोगों को भी करारा जवाब दिया। भारत माता की। पीएम मोदी का काशी में 23वां दौरा। हर हर महादेव से पीएम ने की दौरे की शुरुआत। हर हर महादेव। काशी से मोदी ने दिया किसानों को संदेश। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। किसानों में भ्रम फैलाने वालों को पीएम का करारा जवाब कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हर किसान की खुशहाली का दिलाया भरोसा। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। काशी की मशहूर देव दीपावली में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की शुरुआत तो काशी प्रयागराज राजमार्ग के उद्घाटन से हुई। करीब 2400 करोड़ की लागत से बने इस 6 लेन के राजमार्ग से अब पूर्वांचल से प्रयागराज का सफर काफी आसान हो जाएगा। लेकिन राजमार्ग का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने जो संदेश दिया वो सिर्फ काशी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए था। खासकर उन किसानों के लिए जो नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम में और सड़क पर उतर आए। ऐसे किसानों को पीएम ने यह समझाया कि कृषि कानूनों से छोटा हो या बड़ा, हर किसान को फायदा पहुंचेगा। और आज जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, कल वो भी इस कानून के फायदे का हिस्सेदार होंगे। कुछ सवाल है तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। पीएम मोदी ने बताया कि नए कृषि कानूनों से छोटे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज तक उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन नए कानूनों से उनके हाथ खुलेंगे और उनके साथ अब तक जो धोखा हो रहा था वो अब नहीं हो सकेगा। छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब
नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। पीएम मोदी ने काशी की धरती से पहले तो किसानों को नए कानून के फायदे बताए, इस कानून से कैसे किसान की जिंदगी बदलेगी इसे अच्छी तरह से समझाया और इसके बाद पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने वालों पर हमला बोला। सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसानों का जो तबका सड़क पर उतरा है वो एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम में है। विपक्ष भी एमएसपी को लेकर ही सरकार पर हमलावर है। शायद यही वजह है कि पीएम ने न सिर्फ एमएसपी पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया बल्कि अपनी पिछली सरकार और यूपीए 2 में एमएसपी पर सरकार के खर्च का पूरा ब्यौरा भी दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 2009 से 2014 के बीच यूपीए 2 की सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए के धान की खरीद एमएसपी पर की गई थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच उनकी सरकार में 5 लाख करोड़ का धन एमएसपी पर खरीदा गया। इसी तरह गेहूं का ब्यौरा देते हुए पीएम ने बताया कि यूपीए 2 की सरकार के 5 साल में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के गेहूं की खरीद हुई, जबकि उनकी सरकार के 5 साल में 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदा गया। इसी तरह यूपीए 2 के कार्यकाल में 650 करोड़ की दाल की खरीदारी हुई थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच सरकार ने 4,900 करोड़ की दाल की खरीद की। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। ये ब्यौरा देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी खत्म करने के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पीएम ने किसानों को यह समझाया कि अगर सरकार एमएसपी खत्म करने की ओर बढ़ रही होती तो खरीद पर इतनी तवज्जो क्यों देती। पीएम ने अपनी सरकार के ये आंकड़े देकर किसानों के डर को तो दूर किया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि देश का गरीब किसान क्यों डरा हुआ है और उसे कौन डरा रहा है। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर जब इतिहास छल का रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। किसानों के बीच भ्रम फैलाने वालों से नाराज पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग बार बार किसानों को डराने का काम कर रहे हैं।
वो किसानों के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं को वोट और सियासत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका झूठ बेनकाब हो जाता है। आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जो भी कानून बनाएगी वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने और उन्हें खुशहाल करने के लिए ही होगा, क्योंकि अब छल नहीं बल्कि साफ नियत से काम किया जा रहा है। मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी काशी की देव दीपावली में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी को कई सौगातें तो दी ही, किसानों का भ्रम भी दूर करने की कोशिश की। इन सब के बीच पीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और गंगा में क्रूज का भी सफर किया। और इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों से बातचीत से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बड़ी बैठक होगी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल होंगे और आज दोपहर 3 बजे सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। उससे पहले क्या रणनीति होगी, क्या किसानों से बातचीत होगी, इस पर यह बैठक होगी। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। विक्रांत, कब होनी है ये बैठक? देखिए, कहा यह जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे बैठक हो सकती है, जिसमें बैठक में शामिल मंत्री हिस्सा लेंगे और एक तरह से बीजेपी और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि ये आंदोलन किसी तरह से समाप्त हो। सरकार का साफ ये कहना है कि बातचीत के जरिए कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। पहले भी ये बातचीत हुई थी, 2 दौर की बातचीत हुई थी, हालांकि वो बेनतीजा निकली थी। तो आज 32 किसान संगठनों को सरकार ने न्योता दिया है, आमंत्रण दिया है। विज्ञान भवन में बैठक होनी है दोपहर को 3 बजे। तो उससे पहले सरकार अपना एक होमवर्क करना चाहती है कि जो सवाल किसानों के जरिए उठे उसको लेकर के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो सरकार के मंत्री हैं वो किसानों की जो दिक्कतें हैं, जो भ्रम अगर उन्हें कुछ है किसी चीज को लेकर के, तो वो दूर कर सके और सरकार का क्या रुख रहेगा, इन सब पर एक होमवर्क करने के लिए मीटिंग हो सकती है। 10:30 बजे के करीब कहा जा सकता है कि मुलाकात हो सकती है और उसके बाद 3 बजे के करीब विज्ञान भवन में बैठक होगी, जिसमें सरकार की तरफ से मंत्रियों के साथ साथ कृषि सचिव और बाकी अधिकारी भी रहेंगे और साथ साथ किसान संगठनों को 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है, तो उन सब के भी आने की उम्मीद है। बिल्कुल विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। उधर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कई जगह मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। मतदान शुरू होते ही एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, एक्टर चिरंजीवी वोट डालने पहुंचे और इसके अलावा कई दूसरी हस्तियों ने भी नगर निगम चुनाव के लिए अपना वोट डाला। देश के टॉप 5 नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की 150 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बार खास बात यह है कि कोरोना महामारी की वजह से चुनाव ईवीएम की जगह मतदान मतपत्रों से हो रही है और निकाय चुनाव में 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें सत्ता पक्ष टीआरएस की सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बीजेपी के 149, कांग्रेस 146 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 51 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
तो शाम 6 बजे तक देखिए ये वोट डाले जाने हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, लेकिन कोरोना के काल को और कोरोना के वक्त को देखते हुए ईवीएम की जगह मतपत्रों का इस्तेमाल इस बार हो रहा है और इसी के माध्यम से मतदान किए जाएंगे। निकाय चुनाव में 1122 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स से स्वास्तिका दास इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हैदराबाद के चार मीनार से संजय तिवारी हमारे साथ है। जल्दी से पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या तस्वीरें? देखिए अर्पिता, सुबह से जो है वो लोग धीरे धीरे निकलना शुरू हुए हैं और अब जो मतदान केंद्र है वहाँ लोगों की कतार नज़र आ रही है। लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और उसमें जो है वो यंगस्टर्स भी काफ़ी ख़ास बात यह है कि यंगस्टर्स जो है वो निकल रहे हैं। जैसे पिछली दफ़े हम देख रहे थे कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए थे, वो अब इस बार नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मैं एक बात बताऊं कि मैं इस समय जो है वो गोशा महल इलाके में मौजूद हूँ। बीजेपी के जो विधायक हैं राजा सिंह, उनकी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो यहाँ पर कुछ देर में ही वोट करने के लिए आने वाले हैं। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ मौजूद है जो अभी अम्मा वोट डाल दी है आप? हाँ, डाल दी। हाँ, तो क्या मुद्दे क्या हैं, क्या दिमाग में है आपको, क्या विकास कैसा होना चाहिए, क्या बात सोच के आप वोट डालें? किसका भी आस नहीं है, कौन सा भी और किसको भी आन जाओ बोल के डाल दिया। किसको भी, किसी से भी आस नहीं। अभी तो इलेक्शनों में ही चाहते घरों के सामने, बाद में कौन भी नहीं आते, कौन अच्छा बुरा देखते भी नहीं। ये देखिए जो वोटर है वो उसका कहना है कि ये चुनाव के समय ही नहीं था जी, हक का बोल के डाल के डालू। उनका हक है इसलिए वो वोट डालने आई, बाकी उनको उम्मीद किसी से नहीं है। बुजुर्ग महिला हैं, अपने अनुभव से बता रही हैं। तो जो नेताओं से कहीं ना कहीं एक मतदाताओं में निराशा जरूर है और यही कहीं ना कहीं अर्पिता एक वजह है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम रह रहा है सिटीज़ में। खास करके पिछली बार जीएचएमसी के जो चुनाव हुए थे उसमें 45 से 46% के बीच में पोलिंग हुई थी। लोकसभा इलेक्शन में भी जो है वो 45% के आसपास पोलिंग, हालांकि विधानसभा में 51% हुआ। ये भी कोई बहुत अच्छी पोलिंग नहीं है। इस बार भी जो लगातार 4 दिन से छुट्टी थी, शनिवार इतवार छुट्टी थी, कल गुरु पर्व की वजह से छुट्टी थी और आज चुनाव है इसलिए छुट्टी है। तो 4 दिन का लंबा जो है छुट्टी मिलने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जो हैदराबाद में बाहर से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को भी निकल जाते हैं। ये भी एक समस्या है कि इस वजह से चुनाव में जो पोलिंग परसेंटेज है वो डाउन हो जाता है और अगर पोलिंग कम हुई तो यहाँ पर तो जो है वो नतीजे और पोलिंग ज़्यादा होती है तो क्योंकि बीजेपी खास करके ये उम्मीद लगा रही है कि अगर पोलिंग ज़्यादा होती है तो उनको इसका फ़ायदा होगा। देखने वाली बात होगी जब जिस दिन रिजल्ट आएगा क्या होता है। लेकिन आज जो है अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन खुलता जा रहा है तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। संजय रहिए आप हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए अपना वोट डाला। जी किशन रेड्डी हैदराबाद के काचीगुड़ा के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे और कतार में खड़े होकर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और अपना वोट डाला, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। बीजेपी ने हैदराबाद चुनाव निगम चुनाव में 149 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। मैं सब लोगों से, आप सरकार ठीक नहीं काम कर रहे, ये आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं काम कर रहे, ऐसा आप क्रिटिसाइज करते हुए घर में नहीं बैठना चाहिए। आप बाहर आके आपका अधिकार उपयोग करके सभी लोग जो वोटिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये प्रजातंत्र में, भारत के प्रजातंत्र में, ना कोई देश के प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी हर व्यक्ति का बनता है। स्वास्तिका भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त बनी हुई हैं। स्वास्तिका, आप जहां पर मौजूद हैं जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? जी, मैं बंजारा हिल्स एरिया में हूँ। ये हैदराबाद का एक प्रोमिनेंट एरिया है और यहाँ पे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मतदान केंद्र है और यहाँ पे काफ़ी लोग अभी अंदर है। बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग हो रहा है इस बार कोविड प्रिकॉशंस की वजह से। और मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि अंदर जो है इन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट्स किया है। जो मास्क पहने हुए लोग हैं सिर्फ उनको एंट्री करने की सुविधा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी काफ़ी
किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है हम यहाँ पे अभी 1 घंटे के टाइम के बाद यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के बेटी है के कविता वो आएगी, वो आके यहाँ पे अपना मतदान देगी और उसके बाद यहाँ पे जो है उम्मीद है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ सकती है। जैसे मेरे कॉलीग संजय तिवारी जी ने कहा कि जीएचएमसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इम्प्रेसिव नहीं है, बिकॉज 2016 में जो है सिर्फ 50% से भी लेस वोटिंग परसेंटेज था। और इस बार जो है काफ़ी नेताओं ने अपील किया है, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जी किशन रेड्डी ने सभी ने अपील किया है कि हैदराबाद भारी मात्रा में आके वोट दे, क्योंकि इस बार की जो टक्कर है जीएचएमसी ये कांटे की टक्कर है। हम देख रहे हैं एक हाई पिच्ड बैटल यहाँ पे पहली बार एक म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए हो रहा है। एंड दैट इज़ उसका कारण ये है कि बीजेपी जो है दुबाका के बाद और लोकसभा 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद जहां पे उन्होंने 4 सीट्स जीती थी, उसके बाद बीजेपी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो तेलंगाना में अपनी सत्ता बना पाएंगे। और उसके लिए जो प्रथम स्टेप है वो है जीएचएमसी इलेक्शंस। 150 वॉट्स की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ 4 सीट जीती थी और इस बार अगर वो डबल सीट्स जीते, उन्होंने स्पेसिफिकली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कैंपेन किया था। होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह थे, उन्होंने भी काफ़ी कैंपेन किया। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ थे। ये लोग सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि पार्टी की जो परसेंटेज है वो बढ़े और 2023 में जब भी असेंबली इलेक्शंस हो तो टीआरएस का जो ऑल्टरनेटिव है वो बीजेपी बन सके। उसका और एक मुख्य कारण ये भी है कि कांग्रेस के अंदर जो है हम काफी देखिए, अब मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। हैदराबाद नगर निगम के लिए वोटिंग जारी है, जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद के सेंट फेज स्कूल में अपना वोट डाला है, जिसके बाद उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। हैदराबाद नगर निगम के लिए 150 सीटों पर ये देखिए मतदान हो रहे हैं और 51 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने एक वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूँ कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर लोगों से आपकी बात हो पाए तो जरा उनसे बात भी कीजिएगा कि उनके जहन में कौन से मुद्दे हैं, जो मुद्दे लेकर वो पहुंचे हैं, और साथ ही साथ जो अपील हो रही है नेताओं की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। भीड़ दिख रही है, लोग पहुंच रहे हैं। संजय, तो शायद संजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। स्वास्तिका, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए तस्वीरें क्या कह रही हैं? जी, अभी जो है लोग आ रहे हैं पोलिंग देने। यहाँ पे अभी तक 9 बजे तक सिर्फ 4% तक पोलिंग परसेंटेज था, लेकिन अभी धीरे धीरे भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। हम बात करेंगे सर, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है? वी आर सीइंग अ हाई पिच बैक, but as a resident of Hyderabad, what are your expectations from the GHMC? Right now the flood situation and the development in Hyderabad, that's the most critical thing for us. We are seeing a battle between Hyderabad and Bhagyanagar. How do you perceive it? I don't see it's really an issue. The naming is an issue. I prefer Hyderabad. It was never a discussed issue. I just saw recently news.
आपने सुना वहाँ पे कि ये जो हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच जो लड़ाई है, बीजेपी जब जो कैंपेन कर रही थी यहाँ पे काफ़ी इंटेंसली, वो उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अगर वो पावर में आते हैं इलेक्शंस में तो फिर हैदराबाद का नाम जो है भाग्यनगर में कन्वर्ट करेंगे। टीआरएस और एमआईएम ने इसको भी पॉलिटिकल इशू बनाया और कहा कि एक नाम चेंज करने से हैदराबाद का जो डेवलपमेंट मॉड्यूल है वो बीजेपी कभी टक्कर नहीं दे सकती। बैक टू यू अर्पिता। बिल्कुल, स्वास्तिका आप रहिए हमारे साथ। वहीं हमारे साथ संजय भी इस वक्त मौजूद है। संजय, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो लोगों से जरा बात कीजिए, कौन से मुद्दे ज़हन पर? समय मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी के विधायक हैं राजा सिंह, जो वो हमारे साथ मौजूद हैं और वोट डालने जा ही रहे थे कि उससे पहले हमने उनको रोक लिया है। हालांकि वो अपने मताधिकार का इसके बाद जाके प्रयोग करेंगे। सर, आप जाहिर तौर पे जो है आप बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं, जो क्या बात लेके आप वोट डालने जा रहे हैं और लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज पिछले 6 वर्षों में तेलंगाना राज्य एवं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो परिस्थिति मुख्यमंत्री जी और मिनिस्टर जिस प्रकार से जो बना रखे, आज हम देखेंगे कि कोई भी रोड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस रोड में हम जाएंगे सिवाय गुंतों के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज़ीरो डेवलपमेंट है। ये लोग इलेक्शन के समय पर आते हैं, बहाने तो इतने बनाते हैं और इतने आश्वासन देते हैं, लेकिन एक आश्वासन पे भी बिल्कुल ज़ीरो डेवलपमेंट। सबसे बड़ा मुद्दा ही डेवलपमेंट है, सो ज़ीरो है और हमारा मुद्दा ही डेवलपमेंट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर हम जीतते हैं तो इतने रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, ड्रेनेज लाइन हो, वाटर लाइन हो, हर चीज़ में हम बढ़ चढ़कर डेवलपमेंट के प्रति हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। बीजेपी विधायक हैं और जाहिर तौर पर उनका कहना है कि जो है डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है इन चुनाव में और लोग इसी इशू को लेकर जो है वो वोट करने जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आप लोग वोट करके आए हैं, युवा हैं आप, खास करके क्या इशूज़ दिमाग में लेके गए थे और जो वोट किए? वोट करके आए थे, हमारा राइट है वो। ठीक है संजय, रहिए आप हमारे साथ। आपका रुख करूंगी मैं। और वहीं एक्टर चिरंजीवी भी मतदान केंद्र देखिए पहुंचे और उन्होंने भी अपना वोट डाला है। वो सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचे और हैदराबाद नगर निगम के लिए अपना वोट डाला। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सारे इंतजाम यहाँ पर पुख्ता हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, सुबह से ही जो मतदान का सिलसिला है वो जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया होनी है। उम्र छोटी काम बड़े,